वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, हमारा व्यवसाय अध्ययन के अंदर चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, व्यवसायिक संगठन का स्वरूप, जिसके अंदर मैंने पिछले 3 पार्ट अपलोड कर दिए थे। पहले पार्ट में आपने देखा था एकल स्वामित्व, सेकंड पार्ट में आपने देखा था संयुक्त हिंदू परिवार और थर्ड पार्ट में आपने देखा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लक्षण, गुण और सीमाएं आपने देखी थी पिछले पार्ट के अंदर। इस 4 नंबर के पार्ट के अंदर मैं आपको साझेदारी के टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि साझेदारी कितने प्रकार की होती है और साझेदारों के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम साझेदारों के प्रकार के ऊपर चर्चा करते हैं। साझेदारों में देखिए 6 प्रकार हैं। पहले नंबर पे बात आ रही है सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार वो होते हैं जो व्यवसाय के अंदर यानी बिजनेस के अंदर पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, यानी पूंजी तो लगाते हैं और उनका दायित्व भी असीमित होता है, लेकिन वो बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर कोई भी अगर लेन देन हो रहा है, कोई भी कार्य विधि सुचारू रूप से चल रही है तो उसमें हस्तक्षेप करेगा, मतलब उसके अंदर सक्रिय रूप से भाग लेगा। कोई भी बैठक होगी, कोई भी सभा होगी, कोई भी मीटिंग होगी तो उनमें भी वह सक्रिय रूप से भाग लेगा, तो उसे हम सक्रिय साझेदार कहेंगे। सेकंड नंबर पे बात आ रही है सुप्त या निष्क्रिय साझेदार। ये इस सक्रिय साझेदार का बिल्कुल अपोजिट है। पूंजी तो लाएगा और दायित्व भी असीमित रहेगा उसका, लेकिन वह किसी भी बैठक में, किसी भी सभा में, किसी भी लेन देन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब उनमें भाग नहीं लेगा, उसको उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, तो उसे हम सुप्त या निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। थर्ड नंबर पे बात आ रही है गुप्त साझेदार। गुप्त साझेदार क्या होता है कि मतलब जनसाधारण को, लोगों को, जनताओं को पता नहीं होता कि ये साझेदार है या नहीं इस व्यवसाय का। पूंजी भी लाएगा, उसका दायित्व भी फर्म के प्रति असीमित रहेगा, सक्रिय रूप से भाग भी लेगा, परंतु लोगों की नजरों में वो एक साझेदार नहीं है, तो उसे हम गुप्त साझेदार कहेंगे। 4 नंबर पे बात आ रही है नाम मात्र का साझेदार। न तो पूंजी लाएगा, उसका दायित्व भी असीमित रहेगा, न भाग लेगा, अगर भाग लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो ठीक है, लेकिन उसका नाम है, वो उस नाम चलेगा उसका उस फर्म में कि ये साझेदार है, ये साझेदार है, ये साझेदार है, उसका बस नाम चलेगा उस फर्म में, उस व्यवसाय में, तो उसे हम नाम मात्र का साझेदार कहेंगे। 5वें नंबर पे बात आ रही है विबंधन साझेदार, एस्टॉपेल। विबंधन साझेदार वो होते हैं कि जो मतलब एक बंधन में बंध जाते हैं। इसे संक्षिप्त में हम पढ़े तो ये वे साझेदार होते हैं कि मतलब ये फर्म में न तो पूंजी लाते हैं, न ही फर्म में उनका दायित्व असीमित होता है, न सीमित होता है, न असीमित होता है, लेकिन अगर वे सहायक के रूप में, अगर किसी साझेदार के सहायक के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं तो लोगों को यही प्रतीत होगा कि वो एक साझेदार है, मतलब लोगों को आभास करवाना अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने शिष्टाचार से कि मैं एक साझेदार हूं, तो वो विबंधन साझेदार कहलाएगा। मतलब अपने व्यवहार से ऐसा प्रतीत हो कि ये एक साझेदार है, तो वो साझेदार माना जाएगा। और अगर बिजनेस में अगर लॉस हो रहा है, कोई जोखिम हो रही है, तो उसका भी उत्तरदायी ये विबंधन साझेदार रहेगा। बात करते हैं प्रतिनिधि साझेदार, होल्डिंग आउट्स पार्टनर। प्रतिनिधि साझेदार वो होता है कि मतलब एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, मतलब उसका केवल नाम चलता है, नाम मात्र के साझेदार के समान नहीं है ये। प्रतिनिधि साझेदार होता है उनमें से कोई एक या सभी जितने भी साझेदारी जो इसके अंदर रहते हैं ना सदस्य, तो उसमें से 10 सदस्य, मान लीजिए मिनिमम 10 सदस्य है, तो उसमें से केवल एक व्यक्ति उन बाकियों का प्रतिनिधित्व करेगा और वही उत्तरदायी रहेगा। इसका मतलब कहने का मतलब यही है कि वो न तो पूंजी लाएगा, न और कुछ करेगा, बस उनका प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसे हम प्रतिनिधि साझेदार कहेंगे, होल्डिंग आउट्स। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं साझेदारी के प्रकार। ये तो थे साझेदारों के प्रकार, अब बात करते हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी देखिए, इसको हम दो वर्गों में विभक्त करके समझ सकते हैं। एक तो अवधि के आधार पर और एक देयता के आधार पर। अवधि, ड्यूरेशन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक और विशिष्ट। देयता के आधार पर 2, सीमित दायित्व वाली, असीमित दायित्व वाली, ये हमारी साझेदारी। ठीक है, तो ऐच्छिक साझेदारी वो होती है कि जैसे 10 सदस्य उन्होंने अपनी इच्छा से, सहमति से एक फर्म है या बिजनेस है वो संचालित किया, और उनमें से कोई भी एक साझेदार अगर कह देगा या नोटिस जारी कर देगा कि अब ये साझेदारी खत्म करो, तो वो साझेदारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। विशिष्ट साझेदारी अलग है। विशिष्ट साझेदारी किसी विशेष योजना या परियोजना के लिए स्थापित की जाती है कि हमारा यह प्लानिंग है, ये हमारा कार्य पूरा हो जाएगा, तो ये साझेदारी यही खत्म हो जाएगी, चाहे वो कार्य 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 2 घंटे में हो, उसके बाद में वो साझेदारी हमारी समाप्त हो जाएगी, तो उसे हम विशिष्ट साझेदारी कहेंगे। अब बात करते हैं सीमित दायित्व वाली साझेदारी। सीमित दायित्व वाली साझेदारी में देखिए क्या होता है कि जो दायित्व होता है, प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। अपने द्वारा लगाई गई पूंजी या अपने द्वारा जो सक्रिय रूप से जो अपना भागीदारी देता है, तो उसके अंदर उस साझेदार का दायित्व है वो सीमित होता है।
कि अपना लेवल यहाँ तक का है तो वो वहां तक ही उसका हस्तक्षेप रहता है, उसकी आगे नहीं जाता। असीमित दायित्व वाली क्या होती है, इसमें सभी साझेदारों का दायित्व असीमित रहता है। सभी साझेदार एक दूसरे के प्रति हस्तक्षेप कर सकते हैं और अपनी बात को आगे रख सकते हैं, तो ये असीमित दायित्व वाली साझेदारी। आई होप दोस्तों आपको साझेदारी में साझेदारों के प्रकार और साझेदारी के प्रकार समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख के ऊपर। साझेदारों और साझेदारी के मध्य किया जाने वाला एक समझौता होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट लिखित या मौखिक, कॉन्ट्रैक्ट लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन ज्यादा बेटर लिखित ही रहता है। अब पार्टनरशिप संलेख है, इसके अंदर क्या क्या मेंशन होता है। इसके अंदर देखिए, फर्म का नाम, व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय की अवधि, साझेदारों के द्वारा निवेश, कितना निवेश किया गया, कितनी पूंजी लाई गई है, लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, कर्तव्य और दायित्व, किस किस के कितना कर्तव्य, क्या दायित्व है, क्या अधिकार है, वेतन या आहरण, यानी साझेदारों का क्या क्या वेतन रहेगा, कितना वह आहरित कर सकता है, उन आहरण पे या जो पूंजी वो निवेश करता है उस पर उसको ब्याज कितना मिलेगा, कोई निश्चित दर है या अनिश्चित है, खातों को कैसे तैयार किया जाएगा, अंकेक्षण कैसे होगा, उनका ऑडिट कैसे होगा, अगर कोई व्यवसाय में विवाद आ जाए तो उनका समाधान कैसे होगा और उनका निपटारा कैसे किया जाएगा, फर्म के समापन की जो प्रक्रिया वो कैसे होगी, अगर कोई फर्म में नया साझेदार प्रवेश कर रहा है या अवकाश ग्रहण कर रहा है या मृत्यु हो रही है तो उसके बाद में उसके लाभ हानि का बंटवारा, विभाजन कैसे होगा, ये सब चीजें इस साझेदारी संलेख के अंदर मेंशन होती है। आई होप आपको साझेदारी संलेख भी समझ में आया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं कि साझेदारी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है। तो साझेदारी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो साझेदारी, भारतीय साझेदारी जो अधिनियम होता है 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी का रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है, जिसे हम पंजीयन कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है 1932, उसके अंतर्गत साझेदारी का पंजीयन होता है। इसके अंदर जो साझेदारी का जो पंजीयन करते हैं, मतलब फर्मों का जो पंजीयन केंद्र होता है, वहां पर जाकर हमें हमारी संस्था का नाम और संस्था का जो स्थान है और कितने व्यक्ति इस संस्था को चला रहे हैं, उनका नाम, उनका विवरण, ये सब जमा करवा कर वहां दिया जाता है और वो एक लिखित में लिखकर उसे अटेस्टेड कर देते हैं, जो हमारे लाइसेंस के रूप में हमारे मतलब उस व्यवसाय में हमारे पास रहता है कि कभी भी हम अगर कोई अधिकारी है वो अगर जांच के लिए आए तो हम वो लाइसेंस यानी वो अथॉरिटी हमारे पास है वो हम दिखा सकते हैं कि हमने ये इसका पंजीयन करवाया हुआ है और इसके तहत हम अपनी ये व्यवसाय है वो संचालित करें। आई होप दोस्तों आपको ये साझेदारी संलेख, पंजीयन और साझेदारों के प्रकार और साझेदारी के प्रकार समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेके प्रस्तुत होंगे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर